वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स की सीरीज हमारी। ठीक है, पहले हम थोड़े कुछ डिस्कस करेंगे जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही है, फिर उसके ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे तो उसके बाद आपको अपने आप को टेस्ट भी करना है कि आप चीज़ों को कितना बेहतर तरीके से समझें। ठीक है, तो आइए, एक तो न्यूज़ में हमारा T-72 न्यूज़ में रहा है। तो ये क्या है? T-72 टैंक है। T-72 टैंक ये बैटल टैंक है जो कि हमने किससे खरीदे हैं? रशिया से खरीदे हैं। तो हमारे पास मोर देन 2400 प्लस बैटल टैंक हैं जो इंडिया ने रशिया से खरीदे हैं, T-72। और बाकी अगर इंडिया के अदर टैंक्स की बात करें, बैटल टैंक्स की, तो हमारे पास अर्जुन बैटल टैंक है, अर्जुन टैंक। ये भी एग्जाम में कई बार आया है। तो ये अर्जुन टैंक ये इंडिजिनसली बिल्ड टैंक है, ये हमने खुद बनाया है अर्जुन टैंक को। ठीक है, तो T-72 रशिया से हमने खरीदे हुए 2400 से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हमारा एक टैंक जो लाइट वेट टैंक, जोरावर टैंक, ये भी एक डेवलप हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जोरावर टैंक। तो ये भी न्यूज़ में है क्योंकि ये अंडर डेवलपमेंट है, जोरावर टैंक। ये लाइट टैंक है, लाइट वेट टैंक है ये। ठीक है, और ये डेवलप बाय डीआरडीओ एंड L&T, लार्सन एंड ट्यूबरे कंपनी है, दोनों मिलकर डेवलप कर रहे हैं जोरावर टैंक को। और ये इंडियन आर्मी में विल बी इंडक्टेड बाय 2027 तक इंडियन आर्मी में इंडक्ट हो जाएगा जोरावर टैंक। और ये जोरावर नाम क्यों रखा गया टैंक का, उसके पीछे भी रीज़न है क्योंकि जोरावर एक राजा थे जम्मू कश्मीर के, गुलाब सिंह, उनके मिलिट्री जनरल थे गुलाब सिंह, जो किंग थे JNK के, जम्मू एंड कश्मीर के, गुलाब सिंह। ठीक है, तो उनके मिलिट्री जनरल थे जोरावर सिंह। ठीक है, ये समझ लो 19th सेंचुरी की बात है, 19th सेंचुरी की बात हो रही है, 19th सेंचुरी, उस टाइम पर जम्मू कश्मीर में जोरावर सिंह। ठीक है, तो सिख कम्युनिटी है जो ये सिख थे तो रूल कर रहे थे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये उनके नाम से है जोरावर टैंक। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये एक न्यूज़ में है टैंक हमारा। उसके अलावा कोलेरू लेक, ये न्यूज़ में है कोलेरू लेक है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ये न्यूज़ में है। ये किस वजह से न्यूज़ में है? ये इंक्रोचमेंट की वजह से। एक तो लेक के आसपास कब्जा हो गया, कई वेटलैंड रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, मतलब एरिया कम होता जा रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं, इस वजह से न्यूज़ में है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से न्यूज़ में है। ठीक है, उसके अलावा हाँ, उसके अलावा पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, गंदा पानी इसमें रिलीज़ हो रहा है, पोल्यूशन। मतलब ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से न्यूज़ में है। और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली आंध्र प्रदेश की सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि कोलेरू लेक के आसपास क्या इंक्रोचमेंट हो रहा है, क्या उसमें पोल्यूशन लेवल है। क्योंकि कुछ लोग कोर्ट चले गए थे कि कोलेरू लेक का जो वेटलैंड है वो भी रिड्यूस हो रहा है, इंक्रोचमेंट भी हो रहा है, और सरकार उसमें कुछ कर नहीं रही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है आंध्र प्रदेश से, तो इस वजह से ये कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में न्यूज़ में है। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा एक न्यूज़ में है हमारे पास ब्रह्मोस NG। आपको ये सारी चीज़ें, वीडियो पूरा देखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है। ये जो भी हम डिस्कस करें इसके ऊपर बेस्ड फिर आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो पूरा देखिएगा। आप अपने आप को टेस्ट करिए कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आते हैं इसमें ब्रह्मोस NG जो है हमारे पास, ये ब्रह्मोस मिसाइल की पहले बात करते हैं। NG मतलब नेक्स्ट जनरेशन होता है, तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करते हैं पहले, फिर NG में आएंगे। ब्रह्मोस मिसाइल हमने 2000 के आसपास डेवलप करी थी। 1999 में एक
इंडिया रशिया का जॉइंट वो हुआ था एग्रीमेंट, जिसके थ्रू एक कंपनी बनाई गई थी जो कि ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप कर रही थी। मतलब इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर था ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस वर्ड बना है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा, ये रिवर है मॉस्कोवा रशिया में। अब ब्रह्मपुत्रा इंडिया की रिवर है, तो दोनों को कंबाइन करके ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया। ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल कैसे डिफरेंट होती है? क्योंकि एक ना बैलिस्टिक मिसाइल भी होती है, बैलिस्टिक मिसाइल आपने सुना होगा, क्रूज मिसाइल सुना होगा। बैलिस्टिक मिसाइल देखो सिंपल है, बॉल वर्ड है तो बॉल की तरह जाती है ऐसे। बैलिस्टिक मिसाइल बॉल, जैसे बॉल थ्रो करते हैं ना, बॉल की तरह जाती है प्रोजेक्टाइल बनाते हुए। क्रूज मिसाइल ऐसे नहीं जाती, क्रूज मिसाइल प्लेन की तरह उड़ती है। ये पायलटलेस प्लेन की तरह होता है, पायलटलेस प्लेन। इसको ना इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि काफी कम हाइट पे उड़ रही होती है। बैलिस्टिक मिसाइल जल्दी इंटरसेप्ट हो जाती है क्रूज मिसाइल के मुकाबले। तो क्रूज मिसाइल बहुत डेडली होती है, बहुत डेंजरस होती है और काफी महंगी भी पड़ती है कोई भी डेवलप करेगा, क्योंकि वो पायलटलेस प्लेन है, काफी कम हाइट पे उड़ रही है, तो काफी डेंजरस भी होती है। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया रशिया ने मिलकर बनाया था, ठीक है, जो कि एक क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज जो है ना 295 किलोमीटर थी ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, तो 295 किलोमीटर थी, इंडिया रशिया ने मिलकर बनाया था। अब हम बना रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल। इंडिया रशिया मिलकर ही बनाएंगे, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट जनरेशन जो मिसाइल है ब्रह्मोस का ही एडवांस्ड वर्जन है, लेकिन ये लाइटर वर्जन है, हल्का है, कॉम्पैक्ट है और पतला है, स्लीक वर्जन है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। तो इंडिया रशिया मिलके इसमें काम कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल में। ठीक है, तो ब्रह्मोस का ही थोड़ा लाइटर वर्जन है, जो ब्रह्मोस हमारे पास ओरिजिनल मिसाइल है उसका थोड़ा लाइटर वर्जन है, स्लीक वर्जन है। तो ब्रह्मोस एनजी मतलब नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, एक तो ये हमारा न्यूज में रहा है। उसके अलावा हमारे पास पद्मा, अच्छा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जो अभी हमने डिस्कस करा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भी अभी हमने पढ़ा आप आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं जो भी पढ़ा, देखते हैं आपने कितनी अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये अभी हमने डिस्कस करा T-72 दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़। तो ये टैंक है, अभी हमने बात करी कि रशिया से हमने परचेज करा था, टैंक है T-72। और कोलेरू लेक भी अभी हमने बात करी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कोलेरू लेक से रिलेटेड आंध्र प्रदेश की सरकार से, तो ए हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, ब्रह्मोस एनजी मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, ये हमने बात भी करी। इंडिया रशिया ने मिलकर पहले ब्रह्मोस मिसाइल बनाई थी, 295 किलोमीटर उसकी रेंज है। ठीक है, क्रूज मिसाइल है, बहुत कम हाइट पे उड़ती है, बहुत डेडली होती है। ठीक है, न्यूक्लियर केपेबल भी होती है, न्यूक्लियर वेपन भी लेके जा सकती है। ठीक है, तो ये जॉइंटली डेवलप है इंडिया एंड रशिया। तो ये बहुत कम इजी क्वेश्चंस थे कंपैरेटिवली, जो कि न्यूज़ में रहे। ठीक है, इससे आगे स्टूडेंट्स करते हैं डिस्कस। हाँ, एक तो पद्मा अवार्ड दिए गए। इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है पहले समझ लेते हैं। सिविलियन अवार्ड, सबसे टॉप का सिविलियन अवार्ड इंडिया में है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, टॉप का सिविलियन अवार्ड भारत रत्न होता है। फिर उसके बाद पद्मा अवार्ड आते हैं। पद्मा अवार्ड, पद्मा अवार्ड, पद्मा अवार्ड में हमारे पास पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये तीन होते हैं। मतलब हाईएस्ट अवार्ड ये है, सेकंड हाईएस्ट अवार्ड, थर्ड हाईएस्ट और फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड। तो उसके बाद पद्मा अवार्ड आते हैं सीनियरिटी की लिस्ट में। तो भारत रत्न सबसे बड़ा है। 2025 की अगर हम बात करें, 2025 में किन किन के लिए अनाउंस हुआ है? भारत रत्न किसी के लिए अनाउंस नहीं हुआ है 2025 में। एक तो ये पता होना चाहिए। टोटल जो पद्मा अवार्ड है, टोटल 139 पद्मा अवार्ड अनाउंस किए गए, 139। तो एग्जाम में ऐसा भी आता है कि कितने पद्मा अवार्ड अनाउंस किए गए, तो 139 पद्मा अवार्ड अनाउंस किए गए, जिसमें 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री, 113 पद्मश्री अवार्ड है। ठीक है, तो टोटल 139 हो गए, 113 पद्मश्री अवार्ड। तो इनका नंबर याद रखना है। इतने सारे लोगों का नाम रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन पद्म विभूषण वाले आप याद रख सकते हैं। कुछ
इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर कोई फॉरेनर है इनमें तो वो याद रख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ना फॉरेनर्स का पूछ लेते हैं कई बार, या किसी वजह से कंट्रोवर्सी में हो, क्योंकि सारे नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। अब सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड अगर हम बात करें भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण है, इसमें सातों वैसे आप पढ़ लेना, गूगल सर्च कर लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। तो एक ओसामू सुजुकी जो फॉरेनर है, जापानीज है, ओसामू सुजुकी हैं, पोस्टमसली मिला है इन्हें ओसामू सुजुकी को, तो जापानीज है, ये ध्यान रखना है। इनमें एक फॉरेनर है जापानीज, तो इन्हें मिला है। ये मारुति सुजुकी वाले हैं, मारुति और सुजुकी का जॉइंट वेंचर रहा है ना, मिलकर उन्होंने मारुति सुजुकी कार जो मार्केट में आती है, तो जापानीज है सुजुकी, तो ये वो वाले सुजुकी है। इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन इकोनॉमी में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो इस वजह से भारत सरकार ने इनको दिए हैं। ठीक है, तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए सिविलियन अवार्ड्स के बारे में। 2025 है तो 2025 की किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको कुछ फॉरेनर्स वगैरह सर्च करने की कौन है, सारे याद करना जरूरी नहीं है, और भारत रत्न इस बार किसी को मिला नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें ग्रैंड स्लैम्स की, ग्रैंड स्लैम्स किसे बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम्स, ग्रैंड स्लैम्स जो है लॉन टेनिस में सबसे बड़े इवेंट होते हैं, सबसे बड़े इवेंट। सबसे पहला जो ग्रैंड स्लैम होता है कैलेंडर ईयर में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, जो कि नाम से पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ये जनवरी फरवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, नाम से ही पता चल रहा है फ्रांस में। ठीक है, तो ये अप्रैल मई के टाइम पे होता है। फिर उसके बाद होता है विंबलडन, विंबलडन ये जुलाई अगस्त में होता है। ये होता है लंदन में, इंग्लैंड में, और फिर होता है यूएस ओपन। तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं दुनिया में, ये अगस्त सितंबर में होता है, अगस्त सितंबर। ठीक है, तो ये 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं हमारे। तो ये एयर इनका सिंक्रोनाइजेशन भी आता है कि पहले कौन सा होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ये होते हैं ईस्ट टू वेस्ट, सबसे ईस्ट में, मतलब इन चारों में सबसे ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करना है, फिर फ्रांस आता है, फिर इंग्लैंड आता है, फिर उसके बाद यूएस आता है। यूएस सबसे वेस्ट में है तो यूएस ओपन सबसे लास्ट में होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विनर हैं, तो वो न्यूज़ में थे, तो एक जैनिक सिनर, जैनिक सिनर विनर हैं, ये इटली के हैं, तो ये न्यूज़ में थे। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, मेन सिंगल, विमेन सिंगल, मिक्स डबल, वो सब याद करने की जरूरत नहीं होती है। मेन सिंगल और विमेन सिंगल बस याद रख सकते हैं। विमेन में एन कीज करके हैं कोई, तो बस इनको याद रखना है आपको, बहुत सारे क्योंकि याद करने पॉसिबल है भी नहीं। ठीक है, तो आपको बस इनको याद रखना है, मेन सिंगल और विमेन सिंगल। ठीक है, और एक और चीज़ जिसमें ध्यान रखनी है कि ये जो विंबलडन है ये ग्रास कोर्ट में होता है, ग्रास। ठीक है, बाकी तो क्ले कोर्ट या फिर सीमेंटेड जो कोर्ट होते हैं उनमें होता है। ये वाला जो विंबलडन है ग्रास कोर्ट में होता है, घास में होता है, तो ये यूनिक है। ठीक है, ये भी थोड़ा यूनिक माना जाता है, क्ले कोर्ट में होता है, तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बन जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और जो न्यूज़ में रहता है वो है ONDC। ONDC काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, डिजिटल कॉमर्स। आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि इसके बाद फिर इसके ऊपर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वो देखते हैं कि आप कितना समझ पाए कि नहीं। ठीक है, ये ONDC क्या है? ये बेसिकली क्या है कि जैसे मान लिया किसी शॉपकीपर को, क्योंकि आजकल लोग ना बहुत ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अमेजन, फ्लिपकार्ट उसके थ्रू परचेज कर रहे हैं, तो इंडिया के बहुत सारे छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं जो कि फिर अमेजन या फ्लिपकार्ट उनके साथ टाई अप करना पड़ता है, उनके उसमें अप्लाई करना पड़ता है, तो फिर उसमें हमारे प्रोडक्ट लिस्ट हो जाते हैं, फिर ऑनलाइन कस्टमर खरीद रहे होते हैं। तो ये अमेजन, फ्लिपकार्ट जो कंपनीज हैं, कई बार इनकी मोनोपोली रहती है। तो सरकार का प्लान ये है कि सरकार को लगा कि हमें भी, सरकार भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकती है ONDC, जिसमें ये अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे हैं, तो उसी तरीके से इंडियन शॉपकीपर्स वहाँ पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ONDC में, और कस्टमर जो हैं, हम इंडियंस जो है ना, उससे प्रोडक्ट वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो ये सरकारी
अमेजन या फ्लिपकार्ट है, सरकारी प्लेटफॉर्म जिसमें शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे और इसमें फिर मोनोपोली नहीं होगी, सरकार पब्लिक वेलफेयर वगैरह भी देखेगी, ठीक है। और इसमें मार्जिन भी उनका कम होगा अमेजन फ्लिपकार्ट का, जिसमें ट्रांसपेरेंसी की कोशिश की जाएगी कि शॉपकीपर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, कस्टमर्स को भी बेनिफिट मिले। तो उस पर्पज़ से ये ONDC भारत सरकार ने लॉन्च करा है और डिफरेंट सिस्टम डिवाइसेस एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। तो कॉमन प्लेटफॉर्म होगा जिसमें बायर और सेलर की मीटिंग होगी, मतलब आम पब्लिक और जो शॉपकीपर्स हैं आम, उनके बीच में खरीद फरोख्त होगी। तो ये कुछ हमने डिस्कस करा है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, नाम से भी पता चल रहा है डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क है ये, ठीक है ना। थोड़ा नाम से भी समझ लेंगे ना तो आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद पद्म विभूषण अवार्ड। तो ये 3 क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चेक कर सकते हैं कितना आप समझे, ठीक है। तो इसमें आते हैं हाउ मेनी जो ऑनर्ड, तो इसमें हमने बात करी थी पद्मा अवार्ड 139 है, पद्म विभूषण 7 लोगों को मिले हैं, 7 लोगों को पद्म विभूषण मिले हैं, ठीक है। पद्म भूषण 19 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को। और इन 7 में एक ओसामू सुजुकी जापानीज हैं, वो भी हैं। तो आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं कि हमने किस किस के बारे में बात करी थी। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 34, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम्स की कैटेगरी में लॉन टेनिस में सबसे बड़ा इवेंट 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। सबसे पहले कैलेंडर ईयर में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो जेनिक सीनर इटली के ये हमारे विनर थे, अभी हमने करा है डिस्कस। और क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो ONDC का हमारा क्या होगा, ये बी आंसर होगा, टू प्रमोट एन ओपन इंटर ऑपरेबल नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो डिजिटल कॉमर्स इंपॉर्टेंट रखना था क्योंकि इसमें वर्ड डिजिटल कॉमर्स है, तो वर्ड के हिसाब से भी थोड़ा प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ओपन इंटर ऑपरेबल नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इंटर ऑपरेबल मतलब अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग उसमें काम करेगा प्लेटफॉर्म में, चाहे एप्पल के उसमें काम करें, एप्पल के मोबाइल फ़ोन में, लैपटॉप में, या एंड्रॉयड सिस्टम में काम करे, विंडोज़ में काम करे, सब में काम करेगा, ठीक है। तो हमारा बी इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।